एक टेस्ट के विषय में बात करेंगे जिस टेस्ट का नाम है DMIT टेस्ट। हो सकता है कि आपने इस टेस्ट के बारे में गूगल पे, यूट्यूब पे या किसी और ज़रिए से इसके बारे में सुना होगा, लेकिन आज मैं आपको इस टेस्ट के बारे में बहुत ही डिटेल से बताऊंगा कि ये क्या चीज़ है और इससे क्या आप फ़ायदा उठा सकते हैं। बच्चों को ये करियर काउंसलिंग करने के अंदर किस तरह से हेल्प कर सकता है, पेरेंट्स और बच्चों के बीच में जो व्यवहार है उसको किस तरीके से मधुर बनाया जा सकता है, यानी आप बच्चे की ओवरऑल पर्सनैलिटी को किस तरह से जान सकते हैं ताकि आप बच्चे के फ्यूचर को, आने वाले टाइम को और अधिक सुनहरा बना सकें। मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए इस कंसेप्ट के ऊपर बात करूँगा। देखिए, जैसा कि मैंने नाम लिया DMIT एक तरह का फिंगरप्रिंट टेस्ट होता है। सबसे पहले हम इसकी फुल फॉर्म के बारे में जान लें। अगर आप देखेंगे स्क्रीन पर लिखी आ रही होगी, DMIT का फुल फॉर्म होता है डर्मेटोग्राफिक मल्टीपल इंटेलिजेंट टेस्ट। ये एक तरह का फिंगरप्रिंट टेस्ट है। इसमें बच्चे की एक अंगुली के, एक फिंगर के 3 प्रिंट लिए जाते हैं। स्कैनर और लैपटॉप के जरिए हम प्रिंट लेते हैं। अब जैसा कि हाथ में टोटल 10 उंगलियां हैं, जैसा कि विदित है, सभी जानते हैं 10 उंगलियां हैं। अगर हम एक उंगली के 3 प्रिंट लेंगे, हाथ में टोटल 10 है तो 30 फिंगरप्रिंट होते हैं। इन फिंगरप्रिंट के आधार पे, इनके एनालिसिस के आधार पे एक रिपोर्ट तैयार की जाती है जो जनरली 36 पेज की रिपोर्ट होती है और ये एक पर्याप्त रिपोर्ट है जिससे आप बच्चे के बारे में हर तरह की चीज़ जान सकते हैं और उसके भविष्य को सही दिशा में मार्गदर्शित कर सकते हैं। जैसा कि मैं आपको जानकारी दूं कि रिपोर्ट से किन किन चीज़ों के बारे में आइडिया लगता है, फिर हम जानेंगे टेस्ट किस तरह से किया जा सकता है। जैसा कि मैंने बताया, 36 पेज की जो रिपोर्ट आती है उस रिपोर्ट में बच्चे के सबसे अहम चीज़ पहली जो है वो आपको जानने को मिलती है कि बच्चे के 2 तरह के जो ब्रेन होते हैं। जनरली सभी के साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से 2 तरह के ब्रेन है, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन। तो बच्चे का कौन सा ब्रेन का पार्ट सबसे ज़्यादा डोमिनेट करता है, लेफ्ट वाला या राइट वाला। अगर आप देखेंगे कि किसी बच्चे का लेफ्ट वाला ब्रेन ज़्यादा डोमिनेट करता है तो वो बच्चे पढ़ाई करके अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं, या यूं कहें कि पढ़ाई के क्षेत्र से ही अपने फील्ड में और अपना करियर जो है उसमें आगे बढ़ते हैं और अव्वल आते हैं, क्योंकि ये वाला ब्रेन लॉजिकल चीज़ों के लिए और तर्क लगाने के लिए जिम्मेदार माना जाता है। लेकिन अगर आप देखें किसी बच्चे का राइट वाला ब्रेन तेज चलता है तो हो सकता है कि वो बच्चा पढ़ाई में स्लो हो, लेकिन क्रिएटिव काम, लीडरशिप क्वालिटी, मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, कंप्यूटर, एक्टिंग, स्पोर्ट सब में माहिर मिलेगा। कमाल की बात यह है कि डॉक्टर्स और साइंटिस्ट का रिसर्च है जो कि हमें देखने में आता है कि हमारे दोनों ब्रेन के बीच में 7% से ज़्यादा फर्क नहीं होना चाहिए। अगर होता है तो आप और हम लोग ये नहीं कह सकते कि बच्चों के ब्रेन संतुलित काम कर रहे हैं, बैलेंस वर्क कर रहे हैं। बीमारी जैसा कुछ नहीं या चिंता का विषय कुछ नहीं, लेकिन जो भी ब्रेन ज़्यादा तेज काम कर रहा है जैसे किसी बच्चे का लेफ्ट वाला ब्रेन ज़्यादा डोमिनेट करता है और रिपोर्ट में दिया गया कि बच्चे का लेफ्ट ब्रेन ज़्यादा डोमिनेट करता है, तो ऐसे बच्चे पढ़ाई करके आगे बढ़ते हैं। ये तो मैंने आपको जानकारी दी। लेकिन जिन बच्चों का लेफ्ट वाला ब्रेन ज़्यादा डोमिनेट करता है वो बच्चे 3 तरह से पढ़ते हैं। या तो उनको सुना हुआ बहुत ज़्यादा याद रहता है, या वो बोल बोल कर बहुत याद रखते हैं, या वो लिख लिख कर याद करते हैं, या वो देख कर याद करते हैं। इनमें से 3 अहम रास्ते हैं, क्योंकि बोलना और सुनना तो एक जैसा सही हो गया, लेकिन लिखने वाला और देखने वाला मोड और सुनने वाला मोड तीनों बहुत अहम रोल अदा करते हैं किसी भी चीज़ को सीखने के अंदर। जिसमें देखने वाले मोड को हम कहते हैं विजुअल एस्पेक्ट, जो है हमारा विजुअल लर्निंग पैटर्न कैसा है। अगर हम सुनकर याद करते हैं तो हमारा ऑडिटरी मोड कैसा है, और अगर हम लिखकर याद करते हैं तो हमारा काइनेस्थेटिक मोड कैसा है। इन तीनों मोड में से जो मोड रिपोर्ट के अंदर सबसे ज़्यादा तेज दिया जाता है, डोमिनेट करता है, अगर उस रास्ते से बच्चे को पढ़ाया जाए तो जो क्वेश्चन का आंसर याद करने में उसको 2 घंटे लगते हैं उसी को वो आधे घंटे में करेगा और लंबे टाइम तक याद रख पाएगा। मैं आपको इसी चीज़ को एक एग्जांपल के जरिए समझाता हूँ। मान लीजिए आपका डेली रूटीन है कहीं घर से ऑफिस जाने का, मान लीजिए ऑफिस से आप घर आते हैं या घर से ऑफिस जाते हैं, डेली रूटीन है। जिस रास्ते से आप जाते हैं उस रास्ते पे आप एक दिन जा रहे थे और उस रास्ते पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, और आप उसी रास्ते से जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो बहुत परेशान होके, बहुत ही हेक्टिक होके, बहुत ज़्यादा जिद्दोजहद के साथ परेशान होके आप अपने ऑफिस पहुंचेंगे। लेकिन अगर यहीं एक दूसरा रास्ता है जो एकदम खाली है, वहाँ से तुरंत पहुँच जाएंगे। सेम बच्चों के साथ होता है। बच्चों का कौन सा मोड खाली है, देखकर याद करने वाला, सुनकर याद करने वाला, या लिख लिख कर याद करने वाला। तीनों रास्तों में से
जो मोड तीनों लर्निंग पैटर्न में से ज़्यादा डोमिनेट करते हैं, अगर उसी मोड से बच्चे को पढ़ाया जाए तो बच्चा कम समय में ज़्यादा चीज़ें लर्न कर सकता है और बड़ी रुचि के साथ याद करते हैं और लंबे टाइम तक याद रख पाते हैं। लेकिन हमने अक्सर देखा है, क्योंकि हमें 8 साल हो गया इस फील्ड के अंदर, हमने लगभग 200 से ज़्यादा 200 से ज़्यादा रेपुटेड स्कूल्स इंडिया की हमने अभी तक करी है, बच्चों की काउंसलिंग करी है। लगभग 1,76,000 से ज़्यादा बच्चों को हमने काउंसिल किया है, DMIT टेस्ट से लाभान्वित किया है। तो हमने देखा है कि बच्चे जो हैं वो रिपोर्ट के अंदर जो चीज़ आती है उसके विपरीत काम कर रहे होते हैं। अगर किसी बच्चे का मोड देखकर याद करने वाला है तो उसे इस क्लास में मैडम क्या पढ़ा रही है, बोर्ड पर क्या लिखा है, वो देखकर ही याद रह जाएगा। लेकिन उसके विपरीत बच्चा लिख लिख कर याद कर रहा है, या किसी दोस्त के कहने पे, मैडम के कहने पर, टीचर्स के कहने पर, पेरेंट्स के कहने पर, क्योंकि एक पुराना डरा चला आ रहा है कि भाई लिख लिख के याद करो, ज़्यादा याद होता है। लिखने के लिए, लिखने की दृष्टि से राइटिंग सुधारना हो, मात्राओं की गलती सुधारनी हो, स्पेलिंग सुधारनी हो के लिए लिखना ठीक है, लेकिन याद करने की दृष्टि से जो रिपोर्ट में दिया गया मेथड है, अगर उसी से याद कराया जाए तो बच्चा जल्दी याद कर पाता है। आगे आप जब रिपोर्ट बनवाते हैं और रिपोर्ट के अंदर जब डिटेल आती है तो आप ज़्यादा डिटेल में जान पाएंगे कि हमारे ब्रेन के अंदर 1200 करोड़ से ज़्यादा न्यूरो सेल्स होती हैं। सारी सेल्स किस किस तरह से डिवाइड है, देखने वाली आंखों की साइड में कितनी सेल्स है, कान वाली साइड में कितनी सेल्स है, लिखने वाली साइड में कितनी सेल्स है। तो जिस साइड में जितनी ज़्यादा सेल्स है वो वाला पार्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो ये रिपोर्ट में न्यूरॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन आता है, तो हम जान पाएंगे जब रिपोर्ट जनरेट होती है। अभी हम दूसरी अहम चीज़ के बारे में बात करते हैं। रिपोर्ट में दिया आता है बच्चे की जन्मजात प्रतिभा, कि बच्चा अकेला रहना पसंद करता है, यानी इंट्रापर्सनल है, या लोगों के साथ मिक्सअप हो जाता है, इंटरपर्सनल है। ये लॉजिकल पार्ट इन लोगों का बहुत ज़्यादा तेज है, या बच्चे को देखा हुआ बहुत ज़्यादा याद रहता है। ये घर के काम में बहुत आलस करता है, फाइन मोटर स्किल इसकी कमज़ोर है, या ग्रोस मोटर स्किल इसकी कमज़ोर है, या बाहर के काम में बहुत आलस करता है। लैंग्वेज में इन बच्चों की कैसी पकड़ है, इनका लैंग्वेज इंटेलिजेंस कैसा है जन्मजात। ये बच्चे जो है हिंदी अच्छी बोलते हैं, या कम्युनिकेशन अच्छा है, इंग्लिश में अच्छी पकड़ है, संस्कृत में अच्छी पकड़ है, फॉरेन लैंग्वेज में अच्छी पकड़ है, ये प्रेजेंटेशन अच्छा देते हैं, कन्विंस अच्छा करते हैं, जो भी चीज़ वो रिपोर्ट में दी हुई आएगी। उसके अलावा बच्चे का म्यूजिक में कितना इंटरेस्ट है, नेचर के प्रति कितना लगाव है बच्चों का, प्राकृतिक सौंदर्य अपनी ओर कितना अट्रैक्ट करता है, वो रिपोर्ट में दिया आएगा। उसके अलावा बच्चों का है कि अगर किसी क्वेश्चन को मीनिंगफुल फॉर्मेट में ड्रॉ करके याद करना पसंद करते हैं, इनका विजुअल एप्रिसिएशन कैसा है, यानी बच्चे किसी मीनिंगफुल फॉर्मेट में क्वेश्चन को ड्रॉ करते हैं फिर याद करते हैं, क्या उनका ब्रेन इस तरीके का है, इस तरह से रिपोर्ट के विषय में दिया हुआ आएगा। उसके अलावा रिपोर्ट के अंदर दिया आता है कि एक पेज ऐसा देखने को मिलेगा कि बच्चे का ब्रेन में ऑल टाइम क्या चलता रहता है, ये पेरेंट्स को आइडिया लग सकता है। यानी बच्चे, कभी आपने सुना हो कि बच्चे जो है वो अक्सर बोलते हैं कि मम्मी पापा हमारी सुनते नहीं, या पेरेंट्स बोलते हैं कि यार ये इसको इतना समझा दिया, इसके चीज़ ही समझ में नहीं आती। तो दोनों में जो कोऑर्डिनेशन नहीं है, मदर में, फादर में, बच्चों के बीच में जो कोऑर्डिनेशन नहीं है, इनमें समन्वय नहीं है, इसका क्या रीज़न है? बच्चा क्या व्यवहार अपने से एक्सपेक्ट करता है, उसके साथ क्या व्यवहार किया जाए जिससे कि वो अपने अनुकूल चल सके, या सही उसे मार्गदर्शन अपन दे सके, क्या गलत है क्या सही है उस बच्चे को प्रॉपरली समझा सके, यह रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हम लोग बता पाते हैं। उसके अलावा रिपोर्ट के अंदर दिया रहेगा कि बच्चे का जो है उसका कौन कौन से 4 तरह के क्वेश्चन हैं जिसके कारण ही पेरेंट इस टेस्ट को कराना पसंद करते हैं। अपने को ये आइडिया लग सकता है कि बच्चे का जो IQ लेवल है वो पढ़ाई के अलावा अदर एक्टिविटी में उसकी कैचिंग पावर कैसी है, इंटेलिजेंस उसका कैसा है, उसके अलावा इमोशनली कितना मजबूत है, EQ लेवल उसका कैसा है, यानी बच्चा भावनात्मक रूप से कितना मजबूत है। मम्मी पापा ने डांट दिया तो बच्चा बात की गांठ बांधता है, मन में रखता है, रोने लग जाता है, रोता नहीं हो, गुस्सा करता है, रूम बंद कर लेता है, सुसाइड करने के विचार दिमाग में आते हैं। ऐसा कुछ भी है तो रिपोर्ट में होगा। न केवल होगा बल्कि इसकी रेमेडीज दी होंगी कि इन्हें दूर कैसे किया जा सकता है। उसके अलावा बच्चे का क्रिएटिविटी क्वोशेंट इसमें दिया होगा कि बच्चा कितना रचनात्मक है, उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी कैसी है, कितना स्पिरिचुअल है, कितना कंसंट्रेशन है उसके अंदर। कभी आपने महसूस किया हो, हम बच्चों को बोलते हैं कि आप ये क्वेश्चन का आंसर याद कीजिए, मैं 1 घंटे बाद आपसे सुनूंगा। 1 घंटे बाद हम जब उनसे सुनते हैं तो वो 70% दिमाग से आउट हो जाता है, 30% ही कैरी करते हैं, उतना भी प्रॉपरली नहीं बता पाते हैं। इसका मतलब जब पढ़ रहे थे तो उनका कंसंट्रेशन था नहीं, कहीं दिमाग इधर उधर भटक रहा था। तो ऐसा क्यों होता है वो रिपोर्ट में दिया आएगा। उसके अलावा एक अहम चीज़ आएगी जिसे एडवर्सिटी क्वेश्चन बोलते हैं, और ये हम अक्सर बच्चों में देखते हैं क्योंकि हम बच्चों के साथ ही स्कूल्स के अंदर बहुत मिलते जुलते रहते हैं। तो हम देखते हैं कि बच्चों का एडवर्सिटी क्वेश्चन इस कदर वीक है कि एग्ज़ाम में पूरी तैयारी करते हैं, लेकिन एग्ज़ाम जब नज़दीक आता है तब घबराते हैं, पैनिक करते हैं, डर जाते हैं,
क्वेश्चन एग्जाम में देखा आंसर ही दिमाग से स्किप हो गया, या स्टेज पर जाने से डरते हैं, अकेले किसी भी अनजान व्यक्ति से बात करने में झिझकेंगे, इंग्लिश में बात करने में झिझकेंगे, ऐसा कुछ भी है तो रिपोर्ट में दिया आएगा। न केवल रिपोर्ट में दिया आएगा बल्कि इसके सुझाव दिए हुए आएंगे कि हम इन्हें किस तरीके से सुधार सकते हैं। उसके अलावा रिपोर्ट के अंदर दिया रहेगा कि बच्चे को किस तरीके से आप गाइड करें, पूरी उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के आधार पे हम उसे किस करियर में डालें जिस करियर में वो सबसे ज़्यादा एक्सेल कर सकता है, आगे बढ़ सकता है। इस रिपोर्ट के अंदर दिए हुए आते हैं करियर। कुछ मसलन मैं आपको एग्जांपल के लिए बताऊं, जैसे किसी बच्चे का म्यूजिकल इंटेलिजेंस अच्छा है तो म्यूजिक में जा सकता है या नहीं, किस बच्चे का लॉजिकल पावर अच्छा है तो वो किस फील्ड में जा सकता है, किस बच्चे को किस फील्ड के अंदर डाला जाए, ये रिपोर्ट के अंदर दिया रहता है। जैसे कि बच्चे को अपन मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा कर सकता है, उस फील्ड में जा सकता है, या बच्चा मेडिकल लाइन में जा सकता है, इंजीनियरिंग लाइन में जा सकता है, बैंकिंग सर्विस में जा सकता है, या बच्चे को सीए बनना चाहिए, सीएस बनना चाहिए, एमबीए करे तो एमबीए करे तो भी एमबीए किस फील्ड में करे, एचआर का एमबीए करे, मार्केटिंग का करे, फाइनेंस का एमबीए करे, बहुत तरह के एमबीए हैं, किस फील्ड में एमबीए करना चाहिए। बच्चा गवर्नमेंट जॉब, सिविल जॉब की तैयारी करेगा, आईएएस बन सकता है, आईपीएस ऑफिसर बन सकता है, या सेंट्रल में कोई सर्विस ज्वाइन कर सकता है, उसकी स्ट्रेंथ के हिसाब से किस फील्ड में जाना चाहिए। या पॉलिटिक्स में जा सकते हैं बच्चे, एमएलए बन सकते हैं, सांसद बन सकते हैं, एमपी बन सकते हैं, या किस फील्ड में बहुत आगे बढ़ सकते हैं, या इसके अलावा कुछ ऐसा नया कुछ करेंगे, एंटरप्रेन्योरशिप करेंगे या बिजनेस में आगे बढ़ेंगे। जो भी चीज़ बच्चे के अंदर होगी वो इन बाय बर्थ क्या टैलेंट लेकर आया है वो उस फील्ड इस रिपोर्ट में दिया हुआ आता है। अगर उसी फील्ड में उस बच्चे को आगे बढ़ाया जाए तो वो बहुत ज़बरदस्त एक्सेल करेगा और अपने फील्ड में आगे बढ़ेगा। ये मैंने आपको मोटी मोटी चीज़ें डीएमआईटी से रिलेटेड बताई। अभी आपको थोड़ा सा ये भी जिज्ञासा आ सकती है कि यार इस रिपोर्ट से, केवल इस फिंगरप्रिंट से इतना टेस्ट के बारे में कैसे पता लग जाता है। मैं आपको एक यकीन दिला सकता हूं, क्योंकि हम 8 साल से इस फील्ड में हैं, हमने बहुत ही बेहतर तरीके से देखा है और अनुभव किया है कि जैसी रिपोर्ट होती है वैसा ही पर्सनैलिटी बच्चे की पूरी रिपोर्ट से मैच करती है। रिपोर्ट में कोई वेरिएशन नहीं आता है, जैसा बच्चा है वैसी ही रिपोर्ट आपको देखने को मिलेगी। लेकिन जिस जिज्ञासा के बारे में बात कर रहा हूँ, जिज्ञासा हो सकती है कि आपकी ये हो कि यार इस फिंगरप्रिंट से रिपोर्ट के बारे में कैसे पता लग जाता है, तो मैं आपको थोड़ा सा साइंटिफिक आधार इसका समझाने की कोशिश करूंगा वीडियो के माध्यम से, जितना मैं समझा पाऊं। कि जब बच्चा माँ के पेट में, माँ के गर्भ में 13 से 21 वीक का होता है तो उस बच्चे का ब्रेन का एक छोटा सा पार्ट बनता है जिसको हम बोलते हैं सेरिब्रम कोर्टेक्स। वो बच्चे के जब ब्रेन का पार्ट माँ के गर्भ में तैयार हो रहा होता है, बन रहा होता है, तो उस दौरान एक चीज और डेवलप हो रही होती है जिसे हम बोलते हैं फिंगरप्रिंट, या यूं कहा जा सकता है बायोलॉजिकल भाषा में रिजेज, रिज RIDGE रिज, यानी कि हम नेल्स के पीछे वाला जो पार्ट है ये बन रहा होता है। जो सेरिब्रम कोर्टेक्स है और ये फिंगरप्रिंट ये एक साथ डेवलप होती है, इसी कारण बच्चे सामान्य पैदा होते हैं। अदरवाइज आप अगर जीता जागता एग्जाम्पल देख सकते हैं कि जो बच्चे डाउन सिंड्रोम होते हैं या मेंटली रिटार्डेड होते हैं उनके आपको फिंगरप्रिंट नहीं मिलेंगे। उनके फिंगरप्रिंट बहुत ही रेयर ही हैं कि मिल पाएंगे, बाकी पूरा एकदम साफ होता है, सपाट होता है, आपको फिंगरप्रिंट देखने को नहीं मिलेगा। जब हमारी मशीन के ऊपर स्कैनर पे थंब रखा जाता है किसी मेंटली रिटार्डेड बच्चे का तो स्क्रीन के ऊपर ब्लैंक आता है, नहीं दिखाई देगा, लेकिन सामान्य लोगों के फिंगरप्रिंट आपको देखने को मिलेंगे। जैसा कि अभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप भी अपने फिंगरप्रिंट देख रहे होंगे, तो आपके तो फिंगरप्रिंट हैं तभी आप वीडियो देख पा रहे हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि दोनों चीज़ एक साथ बनती है, इसलिए बच्चों के जो है फिंगरप्रिंट से सेरिब्रम कोर्टेक्स की इंटेलिजेंस के बारे में पता लगाया जा सकता है। वो जो सेरिब्रम कोर्टेक्स है उसमें 10 तरह के लोब्स होते हैं, उन लोब्स का क्या काम है वो हम अगले वीडियो में बात करेंगे कि वो लोब्स जो है किस तरह से काम करते हैं। जैसे टेम्पोरल लोब क्या काम करता है, हमारा ओसिपिटल लोब क्या काम करता है, फ्रंटल लोब क्या करता है, प्रीफ्रंटल लोब क्या करता है, पैरिटल लोब क्या करता है, सभी लोब्स बहुत ही अहम रोल अदा करते हैं। इस विषय में हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करेंगे। अभी मैं आपको इतना ही जानकारी मैं दूंगा कि जो मैंने आपको जिक्र किया कि सेरिब्रम कोर्टेक्स और फिंगरप्रिंट दोनों एक साथ बनते हैं, इस चीज़ को बताने वाले डॉक्टर का नाम है डॉक्टर हार्ल्ड कमिंस, जिन्होंने इस थ्योरी को बायोलॉजिकली एक्सप्लेन किया और उन्होंने जानकारी दी बहुत ही टाइम पहले, कई सालों पहले ही उन्होंने, कम से कम 20 साल पहले ही उन्होंने जानकारी दे दी थी कि हमारे फिंगरप्रिंट से सेरिब्रम कोर्टेक्स का कनेक्शन होता है और हम उस विषय में जानकारी हासिल कर सकते हैं। डीएमआईटी रिपोर्ट के अंदर एक बहुत ही अच्छी चीज़
जिस बारे में हमें जानकारी मिलती है वो होती है 9 मल्टीपल इंटेलिजेंस, जिसके बारे में भी जिक्र किया डॉक्टर हार्वर्ड गार्डनर ने। इन्होंने एक बहुत अच्छी चीज़ बताई जिसका रोल इस DMIT के अंदर बहुत ही अहम माना जाता है। इन्होंने जानकारी दी कि लोग ऐसा कहते हैं कि यार हमारा बच्चा पढ़ाई में वीक है, इसका IQ कमज़ोर है, लेकिन हार्वर्ड गार्डनर साहब का कहना था कि IQ से पढ़ाई का कोई लेन देन नहीं। हो सकता है आपका बच्चा पढ़ाई में वीक हो तो उसका खेल में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस अच्छा होगा, हो सकता है वो स्टेज पे अच्छा बोलता है, हो सकता है वो डांस में अच्छा होगा, हो सकता है पेंटिंग में अच्छा होगा, हो सकता है किसी अन्य फील्ड में बहुत अच्छा होगा। कोई ज़रूरी नहीं कि लाइफ में पढ़ाई ही सब कुछ है। तो ऐसी कौन कौन सी इंटेलिजेंस है वो इस रिपोर्ट के अंदर दी हुई आती है। तो जिस फील्ड में आपका बच्चा सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंस मजबूत रखता हो उसी फील्ड में अगर हम बच्चे को डालें तो बहुत ही बेहतर निखर के सामने आएगा। अभी बात करते हैं इस DMIT टेस्ट को किस तरह से किया जा सकता है। मैंने आपको पर्याप्त जानकारी दी है।